Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 16th of the November 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज जो हमें आर्टिकल डिस्कस करना है इसमें देखा जाए एज गाजा वार रेजेज वेटिंग फॉर द अदर शू टू ड्रॉप, ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और जो हमास और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है उस पर उन देशों पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है फ्यूचर में, उनके रीजन में रीजनल इफेक्ट क्या होने वाले हैं और भारत के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट होने वाले हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल होगा द नोवेल इन द इकोनॉमिक्स एज ए नीड टू कोर्स करेक्ट, जो इस साल का नोबेल जो है इकोनॉमिक्स में दिया गया है उसे जो है हमें ये जेंडर इनइक्वलिटी को दूर करने की बात को कहा गया है क्लाउडिया गोल्डिन के द्वारा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे आखिर अब तक ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब जाकर के नोबेल कमेटी को क्यों ऐसा लगा कि हमें जेंडर इनइक्वलिटी पर काम करने के लिए भी एक नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। तो ये जो है हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है। तो आइए हम पहले देखते हैं जो गाजा और इजराइल की लड़ाई है उस पर भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो जो ये लड़ाई हो रही है इसके लिए जो कौन जिम्मेदार है इसको हमें डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 6 हफ्ता से ज़्यादा जो है ये लड़ाई हो चुकी है और इसमें जो है अब क्या होने वाला है, एक बहुत बड़ा क्रेटर क्रिएट होगा उस पूरे रीजनल या ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा क्रेटर क्रिएट होने वाला है जो कि जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर भी असर देखने को मिल सकता है। अगर वेस्ट एशिया की देखा जाए तो वहाँ पर जो है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो स्ट्रेंजर हो, ऐसा नहीं कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन पहले नहीं हुई है। इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशन वहाँ पर लगातार देखते आ रही हैं, इसलिए इस तरह की क्राइसिस को हम बहुत बड़ी क्राइसिस के रूप में ऐसा नहीं देख सकते हैं क्योंकि 50 साल पहले 19 दिन का योम किपुर वार 1973 में हुआ। 41 ईयर पहले जो है 41 साल पहले जो है इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था 1982 में 1982 में। फिर 17 साल पहले जो है 33 डे का जो है इनकन्क्लूसिव वार हुआ था हिजबुल्ला और इजराइल के बीच 2006 में हुआ था। इस तरीके से देखा तो जो इनके बीच जो है लड़ाइयाँ हमेशा उस रीजनल इनसिक्योरिटी और टर्बुलेंस हमको देखने को लगातार मिलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब भी जो इजराइल या हमास या इजराइल या पैलेस्तीन के बीच जो लड़ाइयाँ होती है किसी अन्य संगठन के साथ लड़ाइयाँ होती हैं उसके पीछे कारण क्या है, गाजा में क्या कहता है कुछ जो है वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिसके बाद कहता है हमास में फायरिंग करता है, हमास जो है रॉकेट फायरिंग करता है, उसके रिटेलिएशन में इजराइल डिफेंस फोर्सेज जो हैं एक बहुत ज़्यादा एयर रेड्स करती हैं, एक्सटेंसिव एयर रेड करती हैं, बहुत ज़्यादा मिसाइलें दागती हैं और फाइनली हम देखते हैं कि इस तरीके की बहुत तेज़ लड़ाइयाँ चली जाती हैं। जब ये इन लोग लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में इन लोगों को लड़ने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है। पूरी दुनिया को एक ही मज़ा है कि इनको हम हथियार बेचेंगे और मौज करेंगे। लेकिन एक देश है इजिप्ट, मिस्र, वही एक देश है जो इसके बीच हमेशा मीडिएशन का कार्य करता है क्योंकि वही एक ऐसा अरब कंट्री है जिसका जो है बॉर्डर गाजा से अटैच है। गाजा को देखा जाए तो कतर को देखा जाए तो कतर ने भी कुछ चीज़ें इसमें हमास की तरफ आगे बढ़ा है या फ़लस्तीनी इस्लामिक जो जिहाद है उसकी तरफ से एक्चुअल में क्या करता है उसे वो फंडिंग प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से उसको फंडिंग मिल रही है, वो आगे प्रोपेगेट करते हैं स्वयं को। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में देखा जाए जो इजराइल पर लैंडिंग ए ब्लो ऑन इजराइल, देखा जाए तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन पहले से ज़्यादा हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये जो है पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी फेलियर हुई है और इसको क्या करना है उसको पूरी तरीके से बदला लेने के लिए पूरी तरीके से अब जो है अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो करना है, साथ ही साथ हमें फ्यूचर में हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना कर सके, इसके लिए जो है अपने सिक्योरिटी सेटअप को जो ओमनीसेंट जो पहले ओमनीसेंट हुआ करती तो उस तरह के बनाने के लिए वो पूरी तरीके से इस समय युद्ध में हावी है। लेकिन ये लड़ाइयाँ जो है देखा जाए तो इस लड़ाई से पहले अब्राहम एक्कार्ड हो रहे थे जिससे कि बहुत सारे देशों से इजराइल के जो है नज़दीकियाँ हो रही थी जिससे कि उनके जियो पॉलिटिक्स में टेंशन कम हो और उनका बिजनेस और ट्रेड को बढ़ाया जाए। और इस क्रम में हमने देखा था कि जो है सऊदी अरबिया जो है बहुत सारे देशों ने यूएई ने तो कर ही लिया, लेबनान, मोरक्को, कई देशों ने जो है इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए और सऊदी अरेबिया बनाने की प्रक्रिया में था, रिश्ते नॉर्मलाइज किए जा रहे थे। उसी बीच जो है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच जो है रिश्ते नॉर्मलाइज करा दिया चाइना। उसके बाद से ऐसा माना जाता है कि ईरान ने ही जो है हमास को उकसाया है जिससे कि ये हमला हुआ है, जिससे कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच ये जो है रिश्ते नॉर्मलाइज न हो सकें। अब इसमें देखा जाए तो यूक्रेन रशिया वार चल रहा है प्रेजेंट टाइम में,
जो कि एक अलग टेंशन है। चाइना यूनाइटेड स्टेट का चल रहा है, वो भी एक टेंशन है। ग्लोबल इकोनॉमिक देखा जाए तो फ्रैगलिटीज को जो बहुत उसमें अनसर्टेनिटी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में स्पेशली भारत के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि रसिया और ये इजराइल दोनों हमारे जो है एक पार्टनर हैं, जहां पर हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं। अब इनका जो देखा जाए ए री इन्फोर्समेंट ऑफ रीजनल टेनेट्स, इसका देखा जाए तो अगर जो है इसका क्या क्या असर होने वाले हैं, ऐसा क्या क्या सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट काज हम ये ले सकते हैं कि वहाँ पर जो है ड्रामेटिकली रिस्टैब्लिशमेंट होगी जो है पूरी सेंट्रलिटी का, जो पैलेस्टीनियन काज है सेंट्रलिटी उसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हो गया है। और देखा जाए तो 35 साल से जो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन द्वारा स्पॉन्सर्ड पीस कीपिंग की बात की जा रही थी कि अमेरिका वहाँ पर सुरक्षा स्थापना चाहता है, वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। और इजरायली मिलिट्री जो है एक ही सोल्यूशन देख रही है कि हम ह्यूमैनिटेरियन कास्ट पर, एक ह्यूमन लाइफ के कास्ट पर जो वहाँ पर हम शांति स्थापना करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि वेस्ट एशिया जो है एक मल्टीपोलैरिटी के रूप में जो है हमेशा रहा है, और वहाँ पर वो हमेशा सिचुएशन दिखेगी। और वहाँ पर जो अल्टीमेट शांति की स्थापना बात करने वाली बात है तो अमेरिका ही है। जो फर्स्ट पॉइंट हम कह रहे हैं 35 साल से शांति स्थापना का स्पॉन्सर्ड कर रहा था, तो ये अमेरिका ही है जो वहाँ पर शांति रीजनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिश कर सकता है। आपस में और कोई कंट्री वहाँ पर सिचुएशन को संभालते हुए नहीं दिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट हम देख सकते हैं जो ये कंट्री है हाइड्रोकार्बन एसिड इनके पास है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इस वजह से पैसे की वजह से घमंड होता है, इस वजह से भी लड़ाइयाँ लड़ने में काफ़ी ज़्यादा अग्रणी हो जाते हैं। तो इनका जो है पूरा तरीके से देखा जाए तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। अगर इफेक्ट की बात देखा जाए तो हमें जो है इनके ऊपर तो इफेक्ट हम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और फाइनेंशियली जो है इनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। जैसा कि देखा जाए तो 51 बिलियन जो है एस्टिमेट है कि वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में ये लॉस हो रहे हैं। और भारत के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन इक्विवेलेंस में करीब 350 बिलियन ऐसे हैं जो यानी पूरे युद्ध का जो खर्चा है 350 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन के हिसाब से हो रही है। यानी 350 बिलियन यूएस डॉलर जो है इस पूरे युद्ध में केवल मिसाइलें, राकेट, बंदूक, गोली दागे जा रहे हैं। अगर इतना पैसा ह्यूमैनिटी के लिए खर्च किया तो वहाँ पर रोड, रेलवे, हॉस्पिटल या अन्य चीज़ें बनाई जाती तो कितना फ़ायदा होता। लेकिन ये जो है दो देशें आपस में लड़ाते हैं और फाइनली इस तरीके से हमें लॉस देखने को मिलता है। अब एक सिचुएशन यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ें देखने को मिली है कि अब तक जो है अरब वर्ल्ड जो है फ़लस्तीन के साथ हुआ करते थे, लेकिन उनके जो अब्राहम एक्कॉर्ड हुए उसमें कहीं फ़लस्तीन का वर्णन नहीं था, कोई जो है उल्लेख नहीं था। और फाइनली जब ये लड़ाई हुई तो किसी भी अरब कंट्री ने इजराइल के खिलाफ कुछ भी जो है बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया। इससे ये पता चलता है कि जो ये पश्चिम एशिया है जिसको हम बात करते हैं अरब वर्ल्ड कहते हैं, अभी एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ जो है अब वो फ़लस्तीनियन के लिए अरब वर्ल्ड में कोई प्रेम नहीं है, वहाँ पर हमास के लिए कोई जो है ऐसा अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। बस वहाँ पर एक चीज़ देखा पॉलिटिकल इस्लाम की बात हो रही है। अब एक्चुअल में कोई किसी को सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब इन सबको होते हुए देखा जाए तो जो अरब नेशन है उनकी जो है पकड़ कमज़ोर पड़ रही है। और जो बैड कॉप गुड कॉप की बात करते हैं जैसे अमेरिका है, तेल अवीव को जो एक्चुअल में जो इजराइल का अल्टीमेट प्रोटेक्टर है, वहाँ पर है बैड कॉप या गुड कॉप यानी जो सुरक्षा कर्मी है, जो सुरक्षा प्रोवाइड की अच्छी है कि बुरी है, अब ये तो वही फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अमेरिका भी इस समय आ चुका है इस सिचुएशन में जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। इंडिया ने भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात किया है, यूरोपियन यूनियन भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं कि यहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन 2 देश होने चाहिए और दोनों देशों को जो है अपनी अपनी शासन व्यवस्था करने की बात की जानी चाहिए। इसे एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो के रूप में माना जा सकता है अगर 2 स्टेट सोल्यूशन पर बात बन जाती है, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है। अब इसका असर क्या होगा, इसका असर देखा जाए पूरे वर्ल्ड पर क्या होगा, भारत पर क्या होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है कि अगर ये लड़ाई जल्दी ख़त्म नहीं हुई तो ऑयल प्राइसेज जो है 157 यूएस डॉलर प्रति बैरल के जो है हाई कीमत को अटेंड कर लेंगे। बहुत महंगा 157 यूएस डॉलर प्रति बैरल हो जाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत ही बुरा होगा। और इसके अलावा देखा जाए तो इससे और सिचुएशन क्रिएट होंगी जो कि अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई जितनी ज़्यादा लंबी चलेगी सबसे जो है गलत सिचुएशन ये हो जाती है। लड़ाई जितनी लंबी चलती है उस लड़ाई से बाहर आना और ज़्यादा टफ हो जाता है, और लड़ाई से बाहर आना काफ़ी ज़्यादा शांति समझौता करना बहुत टफ होता है। अब इस सब में देखा जाए तो भारत का पर्सपेक्टिव क्या है, भारत के साथ क्या होने वाला है। जैसा देखा जाए अभी हमने कल डिस्कस किया था कि जो इसमें यूनाइटेड नेशन जो एक ही काम करता है, जो एक डिफंक्ट
एजेंसी बन चुका है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई काम नहीं करता है, सिर्फ जो है पैसे लेने का काम है और अपना धौंस दिखाने का काम करता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता है क्योंकि उसके अंदर पावर स्वयं ही नहीं है। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है एक बस रेजोल्यूशन पास करता है जिससे ये देखने के लिए कौन किसके तरफ है, कौन जो है। इसमें क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्री स्पेशली भारत है, ये फंस जाते हैं कि हम पक्ष में वोट करें, विपक्ष में वोट करें कि एब्सेंट रहे। अगर पक्ष में वोट करते हैं तो भी समस्या, विपक्ष में करते हैं तो भी समस्या, एब्सेंट रहते हैं तो भी समस्या। ये कुल मिला जुला करके जो अमीर कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, ये क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, इन लोगों को एक जो है फंसाने का काम करते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है जैसा रशिया यूक्रेन में हुआ लड़ाई के समय में, अब फिर इजराइल और हमास वाले में चल रहा है। तो भारत ने क्या किया है, इस समय पैलेस्तीन के पक्ष में वोट दिया। इससे पहले उसने एब्सेंट रहना उचित समझा था। लेकिन इन सबसे होगा क्या कि भारत में जो है ऑयल प्राइसेज होंगे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, जो कि हमारी इकोनॉमी को बैडली इफेक्ट करेंगी। हमारे यहाँ जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और जो हम बात करते हैं ग्लोबल ग्रोथ की, तो इंडिया के ग्रोथ रेट को भी हैम्पर्ड करेगा और ग्लोबल ग्रोथ रेट को भी इम्पैक्ट करेगा। इस तरीके से सबसे बड़ा जो कारण ये आने वाली है, जो भारत का तो ग्रोथ रेट कम होगा, लेकिन जो वर्ल्ड का ग्रोथ रेट कम होगा उससे जो भारत में इन्वेस्टमेंट आने वाले थे वो इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट भारत का कम हो जाएगा। इससे भारत को बहुत बड़ी समस्या होने वाली इकोनॉमी को बहुत धक्का लेगा। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी होगी उससे क्या होगा, पूरे रीजन में एक सिक्योरिटी की जो है कमी रहेगी। तो सिक्योरिटी को लेकर के भी कंसर्न रहेगा। इसके क्योंकि भारत के 90 लाख 9 मिलियन जो है पर्सन जो है वेस्ट एशिया में रहते हैं। भारत का जो हम यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें इंडियन डायस्पोरा एक सिलेबस में डायरेक्ट रखा गया है। तो 90 लाख भारतीय जो है वहाँ पर हैं, उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी हमारे रेमिटेंस को भी भेजते हैं। इसके बाद देखा जाए तो रसिया और इजराइल ये दोनों ही भारत के जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस सप्लायर हैं। तो इनके बीच युद्ध में खुद ये व्यस्त रहेंगे तो भारत को ये हथियार को प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। इसी बीच हम देख रहे हैं चाइना भी एग्रेसिव हो रहा है, इसलिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है समस्या क्रिएट हो सकता है। इसलिए भारत के कंसर्न को देखते हुए अगर लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसमें बीच देखा जाए तो अचानक में एक न्यूज आई कि इजराइल ने कहा कि हम जो है, इजराइल के एक्चुअल देखा जाए तो अधिकांश वर्कर जो है वहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो पैलेस्तीन के ही लोग हैं, लेकिन उसने कहा है पैलेस्तीनी वर्कर को हम हटाएंगे और भारत जो है हमें बहुत सारे वर्कर जो है प्रोवाइड कराए जिससे कि हम अपने यहाँ काम करा सकें फैक्ट्रियों में। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो भारत सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ग्राउंड रियलिटी को देखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा भारत सरकार को अभी जो गाजा में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कंडीशन में होना चाहिए, हमें देखने चाहिए, होपफुली देखना चाहिए कि हमें फर्दर जो है कोई सिस्मिक जो है कन्वुल्सन्स न हो, कोई जो है अचानक बहुत बड़ा धमाका ना हो उनके बीच में। और इस सिचुएशन को थोड़ा किस तरीके करवट बदलता है उस अनुसार भारत जो है इसमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है द नोबेल इन इकोनॉमिक्स एज ए नीड टू कोर्स करेक्ट। अगर देखा जाए तो इस आर्टिकल को जो है विजय श्री ने लिखा है और इस आर्टिकल में मेनली हम ये डिस्कस करेंगे कि जो नोबेल प्राइज इस साल का मिला है वो क्यों मिला है। ये तो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो जो मिला है वो क्यों अब जा कर के मिला है, क्यों ये इससे पहले क्यों नहीं मिला। क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात करते हैं, जो जेंडर इनइक्वलिटीज़ की बात करते हैं इकोनॉमी में, तो ये जेंडर इनइक्वलिटी को इकोनॉमिस्ट जो है क्यों नहीं अभी तक इस कंसर्न को समझ पाए, या नोबेल प्राइज़ की जो कमेटी होती है अब तक क्यों इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इस साल का जो नोबेल प्राइज़ मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक साइंसेज में, उनका जो मेनली काम रहा है जेंडर डायनेमिक्स ऑफ लेबर मार्केट। जो लेबर मार्केट है इसमें जेंडर डायनेमिक्स क्या है, महिलाओं की सिचुएशन क्या है लेबर मार्केट में, इसके आधार पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये उठते हैं, व्हाई डिड इट टेक ओवर हाफ ए सेंचुरी फॉर द नोबेल कमेटी टू रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक्स रिसर्च एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वलिटीज इन द इकोनॉमी। तो करीब 1965 से नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं, लेकिन 1965 से 2023 तक लगभग 50 साल से ज़्यादा टाइम हो गए। लेकिन नोबेल कमेटी को जो है अब जा कर के क्यों ऐसा पता चल रहा है, इससे पहले उन्होंने क्यों इस समस्या को जो जेंडर इनइक्वलिटीज़ की बात हम करते हैं इकोनॉमी में वो क्यों एड्रेस नहीं किया गया। इसके पीछे जो सिंपल रिस्पॉन्स के रूप में आंसर आता है, एक्चुअली में ब्लेम किया जाता है पुरुषों के ऊपर कि इकोनॉमिक्स जो डिसिप्लिन है, जो पढ़ाई का विषय है, ये मेल डोमिनेटेड है। मेल डोमिनेटेड होने की वजह से क्या होता
होता है कि जेंडर इनइक्वलिटी इसमें ज़्यादा है और ये जो है इसको जो है महिलाओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता, लेकिन ये आंसर जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो वीमेंस है इनका जो है अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है इकोनॉमिक्स में। और फाइनली देखा जाए तो जो वीमेंस है उनकी जो है वर्क को एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता है, एक बहुत बड़ा कंसर्न का मामला है। इसके अलावा देखा जाए तो जो हम एजम्पशन करते हैं वीमेंस के इकोनॉमिस्ट के रूप में, जो एजम्पशन होते हैं काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियल हो जाती हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक डिफरेंस डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो है मेन और वीमेन इकोनॉमिस्ट थिंक डिफरेंटली देन मेन आर है डिफरेंट इंटरेस्ट। तो एक्चुअल में जो वीमेन इकोनॉमिस्ट हैं वो जो है डिफरेंट तरीके से सोचती हैं, उनमें इंटरेस्ट ही उनका डिफरेंट है। अब जो दो पर्सन है अगर डिफरेंट तरीके से सोचते हैं या उनका इंटरेस्ट अलग है, हो सकता है वहाँ पर क्लैश हो। ड्रॉप द एंड्रोसेंट्रिक बायसेस। अब एंड्रोसेंट्रिक बायसेस की बात हो रही है कि जो फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं ये आर्ग्यू करती हैं कि जो इकोनॉमिक थियरी है वो क्या कर रही है, एक लिमिटेशन जो है मैस्कुलिन नेचर की है, इस जो है एक लिमिटेशन लगा देती है महिलाओं के ऊपर। और ये उनका एक मानना है कि जो ये मैस्कुलिन नेचर बनाया गया है ऐसा था नहीं। एंड्रोसेंट्रिक बायस का मतलब क्या होता है? एंड्रोसेंट्रिक बायस रिफर टू द इकोनॉमिक थियरी दैट फेल टू क्वेश्चन द हायरार्की ऑफ जेंडर रिलेशन, टेक इट एज ए गिवन एंड फार्म एजम्पशन दैट फैसिलिटेट द एग्जिस्टिंग हायरार्की। तो एंड्रोसेंट्रिक जो है बायस के रूप में ये देखा जाता है कि जो इकोनॉमिक थियरी हैं वो फेल हैं, क्योंकि वो इस बात क्वेश्चन करने में ही फेल हो जाती हैं कि जो जेंडर की हायरार्की है उसको मानती हैं और उनको जो है न मानने या उसके ऊपर विचार करने या एजम्पशन करने में फेल हो जाती हैं। और जो एग्जिस्टिंग हायरार्की है वो जो फैसिलिटेट की जाती उसी को जो है फैसिलिटेट करते हैं, उसको ही बढ़ावा देते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जो हम बात करते हैं घरों में काम करने वाली बात होती है, जो है जिसको एक तरीके से एक अल्ट्रुइस्टिक इन द हाउस होल्ड मान लेते, जो घरों में काम किया जाता है उसे माना जाता है कि सेल्फ इंटरेस्ट है और इसकी मार्केट प्लेस वैल्यू नहीं है, एक अल्ट्रुइस्ट एक परोपकार के कार्य की तरह माना जाता है। अब देखा जाए आगे जो है इकोनॉमिक मैन इज ए रेशनल बीइंग हु इज बोथ ऑल नोइंग एंड डिटैच्ड फ्रॉम हिज इमोशनल सेल्फ। अब इकोनॉमिक मैन के रूप में ये माना जाता है कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एक्चुअल में उनके अंदर इमोशन नहीं होता है और वो क्या करते हैं एक्चुअल में सारा चीज़ें इमोशन से डिटैच हो जाते हैं और उनके लिए एक ही मतलब होता है कि हम किस तरीके से जो भी काम हो रहे हैं उसका जो है एक इकोनॉमिक वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू को किस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकें। तो प्रोटोटाइपल जो है इंडिविजुअल की देखा जाए तो जो रूढ़िवादिता दिखती है पूरे वर्ल्ड में कि वंस वन विदाउट द एबिलिटी टू एम्पैथेटिक टू अनदर, कोई भी जो है एक एम्पैथेटिक एबिलिटी के रूप में लोग देखते हैं। आगे देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं जो हाउस होल्ड में काम हो रहे हैं उसको भी हमें इकोनॉमिक रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। और एक्चुअल में देखा जाए इकोनॉमिक्स को जो एक ऐसा डिसिप्लिन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जिसमें जेंडर के इंडिविजुअल जेंडर एक्सपीरियंस को शामिल न किया जाए, डिटैच रखा जाए। अगर सर्वे का देखा जाए तो जो सर्वे पाया गया है लेबर मार्केट का जो इकोनॉमिक मॉडल में सर्वे पाया गया उसमें ये पाया जाता है कि जो एक्चुअल में जो थियरी होती हैं एक्चुअल में जो जनरेट करते हैं एक्सपीरियंस जनरेट करती हैं वो एक्चुअल में उसे इनविजिबल किया जाता है, यानी जो इग्नोर किया जाता है जेंडर एक्सपीरियंस को एक तरीके से इग्नोर किया जाता है। यानी इस तरीके से देखा जाए जो ये मॉडल्स हैं ये फेल हो जाती हैं कब, जब हम बात करते हैं वीमेंस के कंट्रीब्यूशन की, जो अनपेड वर्कर हैं स्पेशली जो वीमेंस हैं अनपेड वर्कर के रूप में जो वीमेंस हैं उनके कंट्रीब्यूशन को हम जो है अकाउंट ही नहीं करते, उनकी जो है एडिशन ही नहीं करते हैं। तो जो कि एक लेबर फोर्स मार्केट की जो एक लेबर मार्केट की जो एक फर्म है लेकिन फिर भी हम उसे शामिल नहीं करते। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ जो हायर क्लास है वो लोग क्या करते हैं डोमेस्टिक वर्कर को जो हायर करते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि उनकी जो है कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट माना जा सके, क्योंकि हायर एंड फायर जो है एग्रीमेंट की तरह होता है। जब चाहे लोग किसी को अपने घर रख लेंगे हाउस होल्ड के लिए और जब चाहे निकाल देंगे। उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी बर्डन ये होती है, उनकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं होती इसलिए उनको कई घरों में काम करना पड़ता है, इसके अलावा उनको अपने भी घरों में काम करना पड़ता है। इस तरीके से देखा जो हाउस होल्ड है जो कि हम इफेक्टिव रूप से ट्रांसफार्म कर सकते हैं एक लेबर मार्केट रूप में, वो पूरी तरीके से अभी नहीं हो पाए। उसके पीछे का कार्ड एक कास्ट नेटवर्क भी है, हायर कास्ट, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट के रूप में। और इसके अलावा देखा जाए माइग्रेशन भी एक फैक्टर के रूप में हमें दिखता है। तो अगर देखा जाए तो सिमिलर इस सभी आर्टिकल में जहाँ भी हम पढ़ते हैं जो फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं या जो भी राइटर होते हैं इकोनॉमिक्स के, अगर जेंडर इनइक्वलिटी जो इक्वलिटी की बात की जाती है वहाँ पर यही कहा जाता है कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको कंट्रीब्यूशन को ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके वेलबींग को ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा है। आगे देखा जाए तो जो हम बात करते हैं जो एक रीजनेबल
नेस की बात करते हैं, जो मस्कुलिन बायसनेस की बात करते हैं, तो जो मेल इकोनॉमिस्ट हैं उनके बीच में ऐसा दिखता है जैसा कि फेमिनिस्ट जो है इकोनॉमिस्ट ऐसा आर्ग्यूमेंट करती हैं कि अगर जो है जो कैजुअलिटी होती है उनके अपोजिट हमको देखने को मिलते हैं। आगे देखा जाए तो इसमें ऐसा सिंपली जो है कहा गया है कि जो हम थियोरेटिकल लिमिटेशन लगा रखे हैं कुछ लोगों के ऊपर कि एक नॉन मेल इकोनॉमिस्ट को जो है एक्सक्लूड कर देते हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो है कंसर्न का मामला है। इफेक्ट ऑफ बायसेस, अब बायस की बात की जाए तो ये जो है कि इनहेरेंट तरीके से माना जाता है कि इनहेरेंट है, बहुत दिनों से चलता आ जा रहा है, एक जो है एक सोशल आर्डर में बैठ गया है कि हम इसमें करें। लेकिन प्राइमेसी ऑफ द इकोनॉमिक रेशनैलिटी यही कहती है कि हमें जो है एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है जिसमें जो है हम सभी लोगों को इंक्लूड करें। अब इसके आगे अगर देखा जाए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, जैसा कि हमने कहा पहले, जो वीमेंस की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें एक और चीज़ें आ जाती है, स्पाउसल वायलेंस। स्पाउसल वायलेंस में देखा जाए तो इकोनॉमिक थियरी में ऐसा देखा जाता है कि नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ से आता है कि अगर वाइफ जो है एम्प्लॉयमेंट में है और अगर वो ज़्यादा कमाती है अगर अपने पति से, तो वहाँ पर भी समस्या हो जाता है हाउस होल्ड में कि अगर वो ज़्यादा कमा रही है तो वहाँ पर भी ऐसा देखा गया है हस्बैंड जो है वायलेंस उसके साथ करते हैं, कम भी कमा रही है तो भी वायलेंस होती है। और वहाँ पर देखा गया है इस तरीके के झगड़े घर में भी देखने को मिलते हैं कि पैसे के खर्चे किस तरीके से होंगे, कौन उसको सेविंग करेगा। और एक देखा जाए कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वीमेंस एम्प्लॉयड नहीं हैं उस केस में देखा जाए अगर वीमेन एम्प्लॉयड हैं और वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा अर्निंग कर रही हैं तो वहाँ पर तो जो और ज़्यादा हायर रिस्क जो है एक्सपीरियंस किया गया है जो स्पाउसल वायलेंस होगा। इस तरीके से देखा जाए तो स्पाउसल वायलेंस की बात यहाँ पर की जाती है जो हस्बैंड करते हैं, लेकिन ये जो है अब एक फैक्टर को लेकर के नहीं देखा जा सकता, इसमें जो है इसको स्टडी करने की व्यापक रूप से आवश्यकता है। इसके अब आगे देखा जाए तो बिल्कुल सिंपली जो है जो हमारी यूनिक सोशल डायनेमिक्स हैं, जो जेंडर की बात करते हैं, जो हम उसे जो है हमें ध्यान देने, जैसा कि हमने कहा इस पर रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है कि इन्वेस्टिगेशन किए जाने की और ज़्यादा आवश्यकता है जिससे कि हम इस थियरी को जो है आगे बढ़ा सकें। तो जो प्रोफेसर गोल्डिन ने आपकी बार नोबेल प्राइज़ जीता वो एक राइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में आगे और भी काम हो सकता है। तो ये जो है एक अच्छी सराहनीयपूर्ण कदम है और इसमें जो है अब सरकार को भी आगे आना चाहिए, इकोनॉमिक जो थियरीज हैं उनको भी एक रिसर्च किए जाने की ज़रूरत है, उनको जो है अकाउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है लाइफ ओवर डेथ। अगर देखा जाए डेथ की जो बात करते हैं, एक्चुअली हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं, फांसी की सज़ा की बात करते हैं, तो ये हमेशा कंट्रोवर्सी का मामला रहता है, हमेशा न्यूज़ में अक्सर रहता है। अब प्रेजेंट टाइम में ये न्यूज़ में आने वाला है। भारतीय न्याय संहिता जैसा कि हम जानते हैं बिल इंट्रोड्यूस हो गया है पार्लियामेंट, उसकी ड्राफ्टिंग चल रही है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास है। वो फिर से जब वो अपनी रिपोर्ट बना करके फिर प्रस्तुत करेंगे तो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर वोटिंग होगी। तो उसमें ये चीज़ रखा गया है कि जो एबोल्यूशन ऑफ द डेथ पेनाल्टी, जो डेथ पेनाल्टी थी उसको ही एबोल्यूशन कर, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। और किसी भी जो रिफॉर्म की बात करें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ये रिफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए। लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि एग्जामिन कर रही है भारतीय न्याय संहिता बिल को, उसने ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं किया है, उसने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है कि डेथ पेनाल्टी को जो है हटाया जाए, एबोलिश किया जाए। तो जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर है उसने कोई ऐसा सबमिशन नहीं दिया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये रिकमेंडेशन होना चाहिए। अगर इसमें देखा जाए तो इसके बीच ऑब्जर्वेशन की बात ये कहती है कि इसमें देखा गया है कि जो डेथ पेनाल्टी है एक्चुअल में जुडिशल सिस्टम का मामला है। और ये जो है कुछ लोगों का मानना है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के तरफ से कुछ लोग हैं उनका ये मानना है, जो आर्गूमेंट पक्ष में दिए गए हैं कि अगर जुडिशल सिस्टम हमारा जो स्ट्रांग है और अगर किसी इनोसेंट व्यक्ति को यहाँ पर भारत में फांसी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली हमको क्या मिल रही है कि जो ये सिचुएशन है जिसको बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट आज भी दिए जाते हैं, तो लेकिन बहुत सारे कैपिटल पनिशमेंट को जो है रिमिशन भी हो जा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में देखा गया है कि बिहार में एक व्यक्ति था जिसने आईएएस की हत्या कर दिया, उसको रिमिशन मिल गया, गुजरात में रिमिशन हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए बात चल रही है। तो अगर किसी व्यक्ति को जो है कैपिटल पनिशमेंट दिए जा रहे हैं, फांसी की सज़ा दिए भी जा रहा है, उसे फांसी हो नहीं रही, वो बाद में जो है आजीवन कारावास में हो जा रहा है। और फिर जैसे ही 14 साल हो रहा है, जैसे ही कोई इलेक्शन आ रहा है उसी टाइम 14 साल 16 साल पूरा हो रहा है, उसी टाइम उसको जो है रिलीज कर दिया जा रहा है, रिमिशन मिल जा रहा है उसको राज्यपाल या राष्ट्रपति की तरफ से, और फाइनली वो छूट जा रहा है। तो कैपिटल पनिशमेंट का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे देखा जाए एक आर्गूमेंट ये सही नहीं है कि रिमिशन हो जा रहे हैं। और एक कारण और भी दिया गया है कि 2007 से 2022 तक जो है कुल जो 20
जो है 2007 से 2022 तक केवल 7 लोगों को केवल फांसी दी गई है। तो इसमें देखा जाए तो कमिटेड बहुत ज़्यादा लोग कमिट हो जा रहे हैं, उनको छोड़ दिया जा रहा है, उनकी जो है सज़ा कम कर दी जा रही है। और इसमें भी कहा जा रहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी फांसी हो सकती है, यानी कैपिटल पनिशमेंट को ये लोग हटाने की बात करते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो कन्विक्ट है उसको नेचुरल लाइफ मिलनी चाहिए और फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसा मानते हैं और भारत में भी कुछ लोग इसका जो है समर्थन कर रहे हैं। परंतु उन लोगों को मैं बता दूँ कि भारत में जितना आतंकवाद है, जितना जो है आंतरिक कलह है, उतना पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यह आतंकवाद से पीड़ित देश है और यहाँ पर अखबार पढ़ने से पता चलता है कि लोग छोटी छोटी बातों के लिए जो है लड़ाई मारपीट करते हैं और हत्या तक कर देते हैं। तो ये क्या, अगर फांसी की सज़ा नहीं प्रोविज़न नहीं रहेगा तो जो हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एक डर लोगों को दिखाते हैं वो डर नहीं रहेगा तो लोग और भी खुलेआम हत्याएँ करेंगे। इसलिए फांसी की सज़ा का प्रोविज़न बिल्कुल होना चाहिए। ये प्रोविज़न जो है हमें दूसरे देशों से नहीं सीखना चाहिए। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में आज राजा रानी का सिस्टम चलता है, तो क्या भारत में राष्ट्रपति को हटा करके यहाँ राजा को बैठाया जाएगा? ऐसा तो नहीं संभव है। हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है। तो अगर दूसरे देशों से हमें जो है कोई चीज़ें लेना जो है गलत नहीं है, लेकिन उससे सोच विचार कर लेना चाहिए। जो सेम एज इट जो है हमें जो है उसको अपने यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए हम इस फेवर में बिल्कुल नहीं है कि जो है कैपिटल पनिशमेंट को रिमूव किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को इस मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्सल रिमिशन पॉलिसी बनाई जानी चाहिए और हमारे जस्टिस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म इससे आएगा। लेकिन हम बिल्कुल इससे सहमत नहीं है। जितने ज़्यादा जो है ये सिचुएशन फांसी की सज़ा का प्रोविज़न रहेगा, लोग थोड़े से कंट्रोल में रहेंगे, जैसा कि चाइना और ईरान में रहते हैं। अभी ऐसा न्यूज़ आया था कि ईरान ने इसी साल कई लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया है, कई सौ लोगों को। अभी 2023 कंप्लीट भी नहीं हुआ है और उसने जो है कई सौ लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया, जिससे कि लोग कंट्रोल में रहते हैं। आतंकवादी घटनाएँ भारत में जिस तरीके से हो रही हैं, और अगर इस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं रहेगा तो कसाब को आज भी भारतीय जनता के जो सभी भारतीय नागरिक हैं इनके टैक्स के पैसे से उसको खिलाया पिलाया जाता है और उन लोगों करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। उसमें जो है बहुत बड़ा जो है पार्ट जो है लोगों के जेब में भी जाता है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। तो हम कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।